प्रणाम। आजकल भारत के अलावा विश्व में राम जन्मभूमि निर्माण मंदिर से संबंधित चारों तरफ चर्चा है। जैसे कि हमने गत दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान सुना, दिखने में तो हास्यप्रद नज़र आता है। भारत और नेपाल दो देश हैं, लेकिन संस्कृति एक है। दोनों की जीवन शैली एक है, दोनों की आस्तिकता एक है, उपास्य देवी देवता एक हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ और काशी के शिव एक हैं। नेपाल की बागेश्वरी और भारत की विंध्याचल देवी या माँ काली एक है। भारत की 85% जनसंख्या हिंदू है। भारत की भी ऐसी स्थिति है। दोनों देशों के हिंदू अयोध्या में जन्मे श्री राम के प्रति गहन आस्था से भरे पूरे हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक प्रवाह एक है। सरहदें सांस्कृतिक प्रवाह नहीं रोक सकती, क्योंकि आस्था का सबसे बड़ा हृदय से जुड़ा हुआ विषय है। भारत नेपाल की सीमाएं भी धार्मिक आस्तिकता और सांस्कृतिक आवाजाही नहीं रोक सकती या नहीं रोक पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों की आत्मीयता और सांस्कृतिक एकता के संवर्धन के लिए जब जनकपुर गए थे, तब नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने उनके संग जनकपुरी से अयोध्या के बीच सीधी बस सेवा का उद्घाटन किया था। अब इन्हीं ओली ने नेपाल के वीरगंज के पास ठोरी को श्री राम जन्मभूमि बताते हुए कहा, असली अयोध्या नेपाल में है। जो कि हास्यप्रद है उनका बयान। उनके बयान से नेपाल और भारत के हिंदू आहत हैं। जो कि उनका बयान हमको सबको पता कि हास्यप्रद है। भारत और नेपाल का जनमानस श्री राम और अयोध्या के प्रति श्रद्धालु है। इस शरारतपूर्ण बयान पर स्वाभाविक ही तीखी प्रतिक्रिया भी हुई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने टिप्पणी की, ओली के बयान ने सारी हदें पार की। अब ओली से कलयुग की नई रामायण सुनने की उम्मीद करें। और उन्हीं के देश के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा ने कहा, प्रधानमंत्री से मूर्खतापूर्ण अपुष्ट टिप्पणी वांछनीय नहीं थी। प्रतीत होता है कि उनका ध्यान भारत के साथ संबंधों को सुधारने की जगह नष्ट करने पर केंद्रित है। यही सही जान पड़ता है। ओली अपनी विचारधारा के सूत्र माओ तसे तुंग से में खोजते हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का शासन है। इसी दल के वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम ने कम्युनिस्ट विचारकों की संस्कृति विरोधी धारणा प्रकट करते हुए कहा कि किसी वास्तविक कम्युनिस्ट के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए। श्री राम को खारिज करना नेपाली कम्युनिस्टों का ताज़ा एजेंडा है। वहीं भारतीय कम्युनिस्टों का भी आधारभूत एजेंडा रहा है। प्रधानमंत्री ओली से पूछा जाना चाहिए कि असली अयोध्या नेपाल में ही है, तो उन्होंने पीएम मोदी के साथ जनकपुर से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा को हरी झंडी क्यों दिखाई थी? क्या यह सब नकली अयोध्या के लिए थी? अयोध्या काव्य कल्पना नहीं है, इसका सुदीर्घ इतिहास है। अर्थवेद से लेकर के वाल्मीकि, कंबन, पौराणिक साहित्य तक अयोध्या एक ऐतिहासिक नगरी है। यह एक इस्लामी हुकूमत के
अभिलेखों में है। ब्रिटिश सत्ता के गजेटियर्स में भी है। नेपाल के लाखों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं। ऐसे में एक प्रधानमंत्री के मन में अयोध्या को लेकर के ऐसे खुरापाती विचार क्यों आया? क्या नेपाली प्रधानमंत्री कामरेडों को खुश करने और स्वयं को असली कम्युनिस्ट सिद्ध करने के लिए असली नकली अयोध्या का विवाद खड़ा करना चाहते थे? क्योंकि वर्तमान में उनकी सरकार को भी खतरा सा महसूस हो रहा है। उनका दाव तो उल्टा पड़ा। नेपाल में भी, और नेपाल ने ही इस पर खासी तीखी प्रतिक्रिया भी हुई इनके बयान पर। वहाँ के विदेश मंत्रालय को सफाई भी देनी पड़ी। भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन भी संस्कृति को तहस नहस करने का एजेंडा है लेकर के 1925 में शुरू हुआ था। वे रूसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में सर्वहारा क्रांति लाना चाहते थे। भारतीय संस्कृति वाम अभियान में बाधक थी। उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों को निशाना बनाया। भारत के पास दुनिया का प्राचीनतम ज्ञान ऋग्वेद था। इसके रचनाकार आर्य थे। कम्युनिस्टों ने आर्यों को लुटेरा और हमलावर बताया। वैदिक संस्कृति और समाज को असभ्य सिद्ध करने का प्रयास किया। वे वैदिक संस्कृति से टकराकर ओहदे मुगरे। श्री राम को निशाना बनाया, उन्हें काव्य कल्पना बताया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की राष्ट्रीय अभिलाषा का परिहास किया। कुछ एक ने तो श्री राम और सीता को भाई बहन बताया। वे विशाल हिंदू मन को था लेने में असफल रहे। चुनाव उन्हें धकियाते रहे। वे कांग्रेस से सटते रहे। नेपाली कम्युनिस्टों को भी तमाम वैचारिक सहूलतें वामदल समर्थित मनमोहन सरकार के समय उपलब्ध हुई। नेपाल कम्युनिस्ट विचार के लिए स्वाभाविक भूमि नहीं है, और ना ही भारत। जहाँ श्री राम वहाँ वाम का क्या काम। श्री राम परिपूर्ण जीवन शैली के पर्याय हैं। नेपाल और भारत के संबंध प्राचीन इतिहास में भी है। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री के साथ नेपाल यात्रा की थी। ललित पाटन नगर का निर्माण अशोक ने कराया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में नेपाल का विवरण है। यहाँ नेपाल का उल्लेख समुद्रगुप्त के करद प्रकृति राज्यों में किया गया है। नेपाल और भारत के मध्य राजकीय भौगोलिक सीमाएं महत्वपूर्ण नहीं थी। वैचारिक आदान प्रदान का माहौल था। नेपाल भारत की एक सांस्कृतिक इकाई थे और हैं। भारत में कम्युनिस्ट विचार 1925 में आया और नेपाल में 1949 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1962-63 में टूट गई और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भी टूटी। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 1995 में टूट बनी। इसने हिंसा का मार्ग चुना। हजारों लोग मारे गए। भारत और भारतीय संस्कृति से इनकी खुंदक की वजह यह है कि वाम के प्रसार में सांस्कृतिक प्रभाव मुख्य बाधा है। श्री राम देसी कम्युनिस्टों का भी निशाना रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन एक नव जागरण था। जाति पंथ के आग्रह धराशायी हो गए। मंदिर को लेकर मुकदमे चले। अदालतें आदेश पर पुरातत्व संरक्षण ने जन्मभूमि परिसर में खुदाई की। मंदिर के साक्ष्य मिले। वाम विचारकों ने एएसआई पर भी गंभीर आरोप लगाए। तथ्यहीन बाबरी मस्जिद की पैरवी और एएसआई के निष्कर्षों पर हमला ध्यान देने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबी सुनवाई की। ऐतिहासिक तथ्य, पुरातत्व और इतिहास साक्ष्य बने। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रमाणित हो गए।
और अगले इस माह के में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की शुरुआत की घोषणा हो चुकी है। विश्वास है कि नेपाल के श्रद्धालु भी अयोध्या आएंगे और संस्कृति विरोधी वाम विचार का वायरस निष्प्रभावी होगा। जैसे नेपाल और भारत की सांस्कृतिक इकाई है, वैसे ही दोनों देशों के वाम दल भी एक जैसी संस्कृति विरोधी धारणा से लैस हैं। नेपाल की जनता प्रबुद्ध है, वह भारत से आत्मीयता चाहती है। भारत की जनता नेपाल से प्रेम करती है। ओली का बयान वाम विचारों की सोची समझी माओवादी रणनीति का प्रमाण है। ऐसे बयान संबंधी बिगाड़ने वाले हैं। जिस प्रकार के बयान देना दो देशों के बीच में संबंध बिगाड़ने की स्थिति है।